Hello everyone, as you all know, this is Neha Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business economics and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी लास्ट यूनिट के, डेट इज मार्केट क्या है, मार्केट के टाइप्स, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया था। एंड इससे पहले जो था वो जस्ट था परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली। आज था मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और आगे मूव ऑन करेंगे और भी टाइप्स में। सो गाइज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया सो प्लीज ज्वाइन करेंगे, कॉमर्स ग्रुप SWNT, और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is oligopoly competition। मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है और रेवेन्यू कर्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ हम स्टार्ट करें ओलिगोपोली की मार्केट की डेफिनेशन क्या होगी। द टर्म ओलिगोपोली इज ड्राइव फ्रॉम द ओलिगो मीन्स फ्यू एंड पोलन मीन्स सेल। ठीक है, ओलिगोपोली बेसिकली, ओलिगोपोली क्या होता है कि ओलिगो और पोलन से बना हुआ है। ओलिगो मीन्स फ्यू और पोलन मीन्स सेलर कह सकते हैं, मतलब ऐसी मार्केट जहां पे सेलर क्या है, फ्यू है। ठीक है, वो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर या सिचुएशन क्या कहलाएगी, ओलिगोपोली। मींस ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है वेयर द नंबर ऑफ बिग सेलर ऑफ द कमोडिटी इज लेस, मतलब जो बड़े सेलर हैं, ठीक है, कमोडिटी के, वो कम है और नंबर ऑफ बायर इज मोर, उस मार्केट को हम कहेंगे ओलिगोपोली। जैसे हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा तो वहां पे हमने बात करी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है। देन हमने डिस्कस किया था आपका मोनोपोली, तो हमने कहा था मोनोपोली में आपके एक ही सेलर है, बाकी बायर ज्यादा है। देन मोनोपोलिस्टिक में भी बायर ज्यादा थे, प्रोडक्ट था डिफरेंशिएटेड और सेलर भी थे, बट यहाँ पे सेलर्स, बिग सेलर जो है वो फ्यू है और नंबर ऑफ बायर ज्यादा है। जैसे कि द सेलर इन द ओलिगोपोली मार्केट सेल डिफरेंशिएटेड और होमोजीनियस प्रोडक्ट दोनों तरीके के सेल कर सकते हैं, एक जैसे भी और डिफरेंशिएटेड भी। ठीक है, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन था होमोजीनियस कर रहे थे, और मोनोपोली या फिर आपने मोनोपोलिस्टिक में पढ़ा था प्रोडक्ट डिफरेंट था। तो मोनोपोली भी तो खैर एक ही था तो ऑफकोर्स उसका प्रोडक्ट यूनिक ही होगा, बट मोनोपोलिस्टिक में भी आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो है वो आपका डिफरेंशिएटेड था। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट इज लेस, द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ वन सेलर इम्पैक्ट द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ अदर सेलर इन द मार्केट। जैसे आप देखो लग्जरी कार्स के जो प्रोड्यूसर लाइक BMW, ऑडी, फोर्ड, आपको क्या लगता है कि जो लग्जरी कार है वो बहुत सारे एन नंबर ऑफ सेलर्स है उसके? नहीं, कुछ फ्यू सेलर्स हैं जो लग्जरी कार्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स ऑडी के फीचर, BMW के फीचर कुछ अलग होंगे ही होंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, कार सेल कर रहे हैं, ठीक है, बट कैटेगरी में फीचर्स उनके यूनिक होंगे। सो एज नंबर ऑफ सेलर मार्केट में कम है तो कोई भी सेलर अपने प्राइस में, आउटपुट में कुछ भी फर्क करता है, उसका फर्क दूसरे सेलर पे आएगा। मान लो BMW ने अपने प्राइसेस को क्या कर दिया, लेस कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या करेंगे, ऑडी वाले लोग भी BMW में स्विच कर जाएंगे, भाई ये भी लग्जरी प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स ओके, अगर चॉइस है लग्जरी कार लेनी है तो फिर वो कोई भी ले सकते हैं ना, स्पेसिफिक एक उसको लेके स्ट्रिक्ट नहीं है वो। तो फिर इसके एक डिसीजन से दूसरे सेलर्स पे, जितने भी कार के सेलर्स हैं, उनसे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे जो इंटरडिपेंडेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होती है गाइस? क्योंकि एक प्रोड्यूसर के डिसीजन से या एक सेलर के डिसीजन से दूसरे सेलर्स के सेल पे फर्क आएगा ही आएगा। तो ये अपना फीचर क्या, फ्यू सेलर्स होते हैं जो हो सकता है सेम या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और एक सेलर का डिसीजन दूसरे सेलर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें फीचर्स की वन बाय वन, तो हम देखेंगे पहला फ्यू फर्म्स है, नॉन प्राइस कंपटीशन है, इंटरडिपेंडेंस है, बैरियर्स है, रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ग्रुप बिहेवियर एंड इंटरमीडिएट डिमांड कर्व। अगर हम बात करें ओलिगोपोली के टाइप्स क्या है, तो ओलिगोपोली के टाइप से पहला प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली हो सकती है। मीन्स इफ द फर्म इन एन ओलिगोपोली मार्केट मैन्युफैक्चर होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट अगर फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है एक ओलिगोपोली मार्केट में, तो उसे हम कहेंगे प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली। मीन्स जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जितने भी फर्म्स हैं वो एक ही जैसा है। तो वो जो फ्यू सेलर्स हैं जो एक ही जैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस मार्केट में, उसे हम कहेंगे परफेक्ट ओलिगोपोली। इवन दो इट इज रेयर टू फाइंड ओलिगोपोली फर्म्स विद द होमोजीनियस प्रोडक्ट, इंडस्ट्री लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट, सारी कुछ इंडस्ट्री है जो सीमेंट बेच रही है हमारे यहाँ, और वही जो फ्यू इंडस्ट्रीज है वो एक ही जैसा गुड दे रही है। भाई सीमेंट सब लोग सीमेंट ही दे रहे हैं, ठीक है, स्टील सब लोग स्टील ही दे रहे हैं। हाँ, क्वालिटी में डिफरेंस होगा, तो एकदम तो रेयर ही है फाइंड कर पाना कि बिल्कुल एग्जैक्ट टू कॉपी दे रहे हो, बट हाँ, और सेम चीज में डील कर रहे हैं जो भी फ्यू सेलर्स, उनको हम कहेंगे प्योर या परफेक्ट। नेक्स्ट इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड क्या होती है, इफ द फर्म इन एन ओलिगोपोली मार्केट मैन्युफैक्चर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देन इट इज नोन एज इम्परफेक्ट
अपोजिट इसका, अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं फ्यू सेलर्स तो वो होगी इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड। जैसे टैल्कम प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड, जैसे टैल्कम पाउडर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म एंड हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, कोई ठंडा है, कोई नॉर्मल है, किसी की फ्रेग्रेंस अच्छी है, तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, फिर भी डिफरेंशिएटेड है दोनों के फीचर्स में। तो इस तरीके की जो सेलर्स होंगे फिर वो क्या कहेंगे, वो कहलाएंगे आपके इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। नेक्स्ट इज कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव ओलिगोपोली ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव इज मार्केट वेयर डिफरेंट फर्म कोऑपरेट विद ईच अदर टू डिटरमाइन द प्राइस एंड आउटपुट। जहां पे जो फ्यू सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस ओलिगोपोली मार्केट में अगर वो आपस में कॉपरेट करते हैं और एक साथ ये डिसाइड करते हैं इस प्राइस में हम सब बेचेंगे, ठीक है, तो ये आउटपुट हम इतना ही हम लोग सप्लाई करेंगे, सब लोग इतनी इतनी यूनिट करेंगे, वहां पे अगर कोऑर्डिनेट करके आपस में चीजें करें तो वो कहलाएगी कोलिजिव। नॉन कोलिजिव क्या होगी, अगर फर्म जो है वो अपोजिट है, मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे, एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो वो फ्यू सेलर वाली जो ओलिगोपोली कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी नॉन कोलिजिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स। नेक्स्ट आता फीचर्स की बात करें तो फ्यू फर्म्स है। फर्म्स क्या है, फ्यू में आपको पता फ्यू बिग सेलर्स हैं, ठीक है, लेकिन कितने फ्यू हैं वो एग्जैक्ट नंबर आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, बट कुछ है ये आपको पता है। ईच ऑफ द फर्म्स अंडर दिस मार्केट प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट में उसका अच्छा खासा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कि नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन, जैसे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स पड़ता परफेक्ट में, तो एक भी फर्म छोड़ के चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे भाई अच्छा खासा पोर्शन है उसका टोटल आउटपुट पे, तो उसके ना रहने या रहने से फर्क पड़ता है। Each of the firm in the oligopoly market compete with each other severely and tries to manipulate the product price and volume to oversmart each other। जैसे कि ये मान लो थम्स अप है या कोका कोला है और पेप्सी है, सब एक ही जैसे प्रोडक्ट दे रहे हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, ठीक है, और सब लोग आपस में ट्राई करते हैं कि हम अपने प्राइस को या प्रोडक्ट को मैनिपुलेट करें या वॉल्यूम हम ज़्यादा क्वांटिटी में दें ना, एक्स्ट्रा दें जिससे हमारे पास आए, क्योंकि भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो लोगों के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे होमोजेनियस भी हेट्रोजीनियस भी है। तो अगर होमोजेनियस की बात करें तो चांस है भाई बायर आपके ना लेके दूसरे पे स्विच कर सकता है अगर आप प्राइस को कम कर दो, तो फिर वो एक रीजन आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि नूडल्स वाली मार्केट देखो, मैगी है, yippee है, ज्यादा नहीं है, फ्यू ही है जो मार्केट में मार्केट शेयर को अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करे। अब मैगी अगर अपना प्राइस ज्यादा सा भी बढ़ाता है या कम करता है तो बाकी प्रोडक्ट की डिमांड पे उसका असर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिशन नॉन प्राइस होता है। बेसिकली लोग प्राइस को कम करने पे ज्यादा नहीं फोकस है भाई, अगर फ्यू सेलर्स हैं सब प्राइस ही कराने लग जाएंगे और उसी पे कंपटीशन करने लग जाएंगे और प्राइस वॉर हो गया तो फिर वो लॉस में चले जाएंगे। इसलिए फर्म क्या करती है यहाँ पे, वो सोचती है कि हम प्राइस को ना इफेक्ट करके हम बाकी बेनिफिट्स देना शुरू करते हैं। मीन्स हम क्या करें, कस्टमर को थोड़े कूपन्स या फिर उसको अदर बेनिफिट सर्विस, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस या अच्छे फीचर्स वाले बेनिफिट दें जिससे हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पास आए ना कि दूसरे के पास जाए। तो वो एक चीज ये लोग करना शुरू करते हैं। तो नॉन प्राइस कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। इफ वन फर्म ट्राइज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अदर विल आल्सो हैव टू रिड्यूस, वाइस वर्सा, बिकॉज ऑफ व्हिच फर्म कैन लूज इट्स कस्टमर, अल्टीमेटली इंटेंड टू इंक्रीज द प्राइस। देयरफॉर फर्म फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस रिजिडिटी एंड हेंस प्राइस नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ये लोग रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी पॉलिसी फॉलो करते हैं भाई, ताकि इतना भी ना कॉम्पिटिशन में प्राइस वॉर हो जाए कि सब लोग अपना प्राइस गिराए जा रहे हैं एंड देन अल्टीमेटली भाई इतना लॉस भी होने लग जाएगा उनको और फिर कस्टमर भी उनके खो सकते हैं, ठीक है, दूसरे पे स्विच कर जाएंगे। तो ऐसा ना हो, जिसके जो कस्टमर है वो बनी रहे, इसलिए हम प्राइस नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन फॉलो करेंगे, प्राइस पॉलिसी रिजिड रखेंगे, अदर बेनिफिट से हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। जो हमने ये बात भी की थी कि जो फर्म्स हैं वो आपस में एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। एक का एक्शन दूसरे फर्म के एक्शन पे असर डालेगा। मान लो कि कोका कोला ने अपना प्राइस कम कर दिया तो उसकी वजह से जो बाकी ब्रांड भी दे रहे थे वो बोतल 20 में, तो उन पे असर आएगा भाई, सब कोका कोला पे स्विच कर जाएंगे। तो उसके एक डिसीजन ने बाकी सारे जो भी उसके राइवल्स हैं उस पे क्या है, असर डाला है, ठीक है। इसीलिए ये लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग सब लोग जो भी वॉल्यूम है या प्राइस है वो एक लेके चले सेम, ताकि कस्टमर जो है वो ऐसा ना हो कि हमारा चला जाए हमारे हाथ से। अ चेंज इन द प्राइस और द आउटपुट ऑफ वन फर्म चेंज द रिएक्शन ऑफ द अदर फर्म ऑपरेटिंग द, जैसे मारुति मेक एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कार देन इट राइवल, जैसे टाटा हुंडई है उस पर भी असर देखने को मिलता है अगर मारुति अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करती है। तो बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स कि फ्यू फर्म्स हैं, ठीक है, फ्यू फर्म्स ओलिगोपोली में, इसका मतलब क्या है कि बाकी ज़्यादा फर्म्स की एंट्री पे रोक है, वो आ नहीं पा रही, तभी तो फ्यू हैं। तो न्यू फर्म्स प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम एंटरिंग इनटू ओलिगोपोली मार्केट बिकॉज ऑफ द लार्ज कैपिटल, क्योंकि भाई नई फर्म्स इसलिए भी मार्केट में आना चाहती क्योंकि बहुत सारा पैसे की जरूरत होगी, पेटेंट की जरूरत होगी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप फ्यू में आना चाहते हो तो कुछ ऐसा बना रहे हो जो जिसके लिए आपने पेटेंट करा दिया हो ताकि आप
के साथ कोई और उस चीज में ना एंटर कर पाए। तो ये सारी चीजें करनी होती है, इसीलिए लोग झंझट में ना पड़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हम ना आए अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का रोल होता है भाई, एडवर्टाइजमेंट में लोग पैसा खर्चा करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट के जो डिफरेंशिएशन उसको हाईलाइट कर पाए, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। दे टेक हेल्प ऑफ सेलिंग कॉस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, देयरफॉर फर्म एंड ऑलिगोपोली मार्केट फोकस ऑन मोर एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन टेक्निक। सेल प्रमोशन टेक्निक, कूपन्स देना, ठीक है, अदर बेनिफिट देना, परसेंटेज ऑफ देना, ये सब चीजें वो करते हैं ताकि वो कस्टमर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर पाए। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करी जाए तो जो भी फर्म है वो डिफरेंशिएटेड होमोजेनियस प्रोडक्ट दोनों दे रहे हैं। हमने डिस्कस किया था होमोजेनियस एक जैसे जैसे सीमेंट वगैरह, और डिफरेंशिएटेड फीचर्स जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी। तो वो थोड़ा बहुत ऐसी चीजें बेच रहे हैं दोनों टाइप की। फर्म जो होमोजेनियस दे रही है उनको हम बोलते हैं प्योर ओलिगोपोलीज, और जो फर्म हेट्रोजीनियस दे रही है उनको कहते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोलीज। हमने डिस्कस भी किया था टाइप में। नेक्स्ट अगर ग्रुप बिहेवियर की बात करी जाए तो फर्म अंडर ओलिगोपोली मार्केट कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमने देखा कि आपस में डिपेंड करते हैं, एक भी तरह से प्राइस चेंज करता है या आउटपुट पे चेंज करता है तो दूसरी वाली फर्म पे उसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए प्राइस वॉर अवॉइड करने के लिए फर्म आपस में डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या रखा जाएगा और उसी के थ्रू क्या करते हैं, मार्केट को चलाते हैं, अदरवाइज बेनिफिट नहीं हो पाएगा सबको। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट डिमांड कर्व। अगर हम कर्व की बात करें कि डिमांड कर्व इसमें कैसा बनेगा, जैसे हमने सब में डिमांड कर्व देखा था, तो यहाँ पे आप डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं कर सकते। Therefore, demand curve of the firm and the oligopoly market is intermediate or uncertain as the firm in the market are interdependent, आपस में डिपेंड करती है, एक का एक्शन दूसरे के एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए डिमांड कर्व जो है ओलिगोपोली मार्केट का वो चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, इसीलिए उसको बता पाना एग्जैक्ट क्या बनेगा वो पॉसिबल नहीं है। राइट गाइस, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपका ओलिगोपोली मार्केट को पूरा इन डिटेल। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।